तो हम स्टार्ट करते हैं अभी आज की क्लास में HTML पढ़ेंगे और वेबसाइट्स और नेटवर्क क्या होता है वो पढ़ेंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे आज की क्लास में। कल की क्लास में इंटरनेट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आज की क्लास में सिर्फ HTML के बारे में देखेंगे ज़्यादा। तो इस कोर्स में हम 3 ज़बानें इस्तेमाल करेंगे, एक HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। अब इन 3 ज़बानों पे आने से पहले जो हमारा मेन मकसद है इस कोर्स को स्टार्ट करने का, वो सबसे पहले है प्रोग्रामिंग सीखना। उसके बाद जो हमारा दूसरा मकसद है वो है प्रोग्रामिंग के ज़रिए और मार्कअप लैंग्वेजेस के ज़रिए वेबसाइट्स बनाना। अब वेबसाइट्स, और इस कोर्स के एंड में हम फेसबुक का क्लोन बनाएंगे, यूट्यूब जैसे एक वेबसाइट बनाएंगे। तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स करेंगे। स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि हम वेबसाइट्स बनाना सीख रहे हैं, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि वेबसाइट्स काम कैसे करती हैं। जो भी हम कोड लिखेंगे, चाहे वो HTML में लिखें, चाहे CSS में, चाहे जावास्क्रिप्ट में, वो सारा का सारा कोड जाके हमें किसी न किसी सर्वर पे सेव कराना पड़ेगा। सर्वर एक आम कंप्यूटर होता है, जिस तरह मुख्तलिफ़ कंप्यूटर्स होते हैं उसी तरह सर्वर भी एक कंप्यूटर है, लेकिन सर्वर में स्टोरेज एक तो बहुत ज़्यादा होती है और CPU सर्वर का बहुत ज़्यादा होता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि इससे हम अपनी वेबसाइट्स को, क्योंकि वो 24 घंटे चलनी होती हैं। अब फेसबुक ऐसा नहीं होता कि दिन में किसी टाइम बंद हो जाए और किसी टाइम चलने लग जाए। वेबसाइट्स 24 घंटे चलती हैं, तो इसलिए वो वेबसाइट्स चलती रहें, इसलिए सर्वर्स को बहुत हाई परफॉर्मिंग CPUs बनाया जाता है और बहुत अच्छे वाले CPUs और बहुत अच्छी वाली स्टोरेज लगाई जाती है इनमें, ताकि वेबसाइट क्रैश ना हो और कोई मसला ना आए यूज़र को। क्योंकि लाखों लोग जब एक ही कंप्यूटर पे बार बार रिक्वेस्ट भेजेंगे तो फिर वो कंप्यूटर स्लो हो सकता है। तो इसलिए सर्वर्स जैसे स्पेशल कंप्यूटर्स पर रखी जाती हैं वेबसाइट। अगर आपकी वेबसाइट को डाटा भी सेव करा रही है, इस तरह फेसबुक जो है, फेसबुक में आपकी तस्वीरें, आपकी वीडियोज़, आपकी पोस्ट सेव होती हैं। चाहे आप किसी भी मोबाइल में अपनी ID खोलें फेसबुक की, आपको फ़ौरन से अपनी सारी पुरानी पोस्ट दिख जाती हैं। तो वो सारी पोस्ट सेव होती हैं डेटाबेस के अंदर, और वो डेटाबेस मुख्तलिफ़ तरह की होती है। MongoDB होती है, SQL डेटाबेस होती है, लेकिन वो जो भी हो आखिर में वो डेटाबेस में सेव होती है। फिर डेटाबेस सर्वर क्या करता है, सर्वर डाटा अपने पास नहीं रखता, सर्वर डाटा एक डेटाबेस में रखेगा। अब वो डेटाबेस सर्वर में हो सकती है, लेकिन अमूमन डेटाबेस मुख्तलिफ़ सर्वर्स में होती है और डाटा अलग सर्वर्स में होता है, क्योंकि डाटा का मुस्तकिल बैकअप चाहिए होता है। तो डेटाबेस से डाटा सर्वर मांगता है, और मांग कर फिर हमारे ब्राउज़र पे, अगर हम क्रोम चला रहे हैं, सफारी चला रहे हैं, फायरफॉक्स है, जो भी हमारा ब्राउज़र है, उस पर दिखा देता है वो डाटा। उसके बाद इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट हमें समझना पड़ेगा इंटरनेट किससे कहते हैं। इंटरनेट समझने से पहले नेटवर्क समझें। नेटवर्क कहते हैं, कोई भी 2 मशीन्स अगर आपस में बात कर रही हैं तो उसको नेटवर्क कहते हैं। अब क्लियर है? अब आ रही है आवाज़? सही। वो दरअसल माइक्रोफोन लगाया था, तो वो थोड़ा, क्योंकि वॉइस भी रिकॉर्ड हो रही है ना, इसलिए। तो कोई भी 2 मशीन्स अगर आपस में बात कर रही हैं, उनको सर्वर कहा जाता है। जैसे अगर आपके घर में आपका मोबाइल जो है वो मुसलसल आपके राउटर से बात कर रहा है इंटरनेट के लिए। अगर आप अपने घर का राउटर ऑन करते हैं, जिसको हम इंटरनेट की डिवाइस कहते हैं, आपका राउटर सिग्नल भेजता है वाईफाई के आपके मोबाइल को, और आपका मोबाइल फिर वो सिग्नल, जब आप कुछ भी सर्च करते हैं google.com, वो google.com का जो सिग्नल होता है वो आपके मोबाइल से आपके राउटर पे जाता है, और आपके राउटर से फिर मुख्तलिफ़ राउटर से होता हुआ एक गूगल के कंप्यूटर पे जाता है, जहाँ से वो वेबसाइट आपके कंप्यूटर पर आ जाती है। तो कोई भी 2 मशीन्स अगर आपस में बात करेंगी, आपस में डाटा शेयर करेंगी। बात करने से मुराद, मशीन्स का बात करना क्या होता है कि वो सिग्नल भेज रही हैं एक दूसरे को। जैसे अब वो सिम के ज़रिए भी हो सकता है। अगर आप किसी मोबाइल से
किसी दूसरे मोबाइल पे आपने फ़ोन किया और आप दोनों मोबाइल में आपस में वॉइस शेयर हो रही है, क्योंकि अगर आप फ़ोन कर रहे हैं तो वॉइस शेयर हो रही होती है, तो वो वॉइस शेयर के दौरान दोनों मोबाइल एक दूसरे को सिग्नल भेज रहे हैं। तो जब भी कोई 2 या 2 से ज़्यादा मोबाइल एक दूसरे को सिग्नल भेजेंगे तो उससे कहा जाएगा ये एक नेटवर्क है। अगर आपके कंप्यूटर के साथ कोई प्रिंटर भी कनेक्ट है, ज़रूरी नहीं है कि बगैर तार वाली चीज़ हो, वायरलेस नेटवर्क हो, तार वाला नेटवर्क वायर्ड नेटवर्क भी हो सकता है। अगर आपके कंप्यूटर के साथ कोई प्रिंटर कनेक्ट है या कोई स्कैनर कनेक्ट है, तो आपका कंप्यूटर जो है वो प्रिंटिंग का सिग्नल आपके प्रिंटर को भेजता है, तो वो भी एक नेटवर्क है। आपका कंप्यूटर मुसलसल आपके प्रिंटर को सिग्नल भेज रहा है कि ये पेज प्रिंट करना है, ये ड्राइंग प्रिंट करनी है, ये तस्वीर प्रिंट करनी है, और आपका प्रिंटर उस सिग्नल को रिसीव करके वही सारे काम कर रहा है जो आपका पीसी उसको सिग्नल भेज रहा है, आपका कंप्यूटर उसको सिग्नल भेज रहा है। इसी तरह CCTV फुटेज जो होती है वो जिन कंप्यूटर से कनेक्ट होती है, जहाँ पर उसकी पूरी फुटेज देखी जाती है, अब वो भी एक नेटवर्क है। अब इस नेटवर्क में 10 डिवाइसेस भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं, 100 भी हो सकती हैं, 1000 भी हो सकती हैं, लाखों भी हो सकती हैं। अगर 2 डिवाइसेस भी कनेक्ट हैं या 2 लाख डिवाइसेस भी कनेक्ट हैं तो वो एक नेटवर्क ही कहलाएगा। अब एक इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। आपके घर में एक राउटर लगा हुआ है, उस राउटर से कुछ मोबाइल कनेक्ट होंगे, कुछ कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे, कुछ लैपटॉप्स कनेक्ट होंगे, तो वो आपके घर का एक छोटा सा नेटवर्क है। आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो राउटर को सिग्नल भेज रहा है, राउटर आपके मोबाइल को सिग्नल भेज रहा है, और आपका इंटरनेट चल रहा है, तो एक छोटा सा नेटवर्क है। इसी तरह सिर्फ आपका मोबाइल नहीं है, आपके घर में जो जितने भी लोग रहते हैं उन सबका मोबाइल राउटर से कनेक्ट है। आप ब्लूटूथ के ज़रिए अपने किसी भी मोबाइल में फ़ाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर 2 डिवाइसेस या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस अगर बात कर रही हैं, आपस में सिग्नल शेयर कर रही हैं, डाटा शेयर कर रही हैं, तो वो एक नेटवर्क है। अगर बहुत सारे नेटवर्क आपस में मिला लिए जाएँ, अब एक राउटर की रेंज होती है। अगर आपका घर पर राउटर लगा हुआ है और आप यूनिवर्सिटी आके अपने घर का इंटरनेट कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पर आपके घर के सिग्नल नहीं आएंगे। एक राउटर की रेंज 100 मीटर होती है। जितना भी अच्छा राउटर हो, 100 मीटर से ऊपर वो इंटरनेट के सिग्नल नहीं भेज सकता, ये उसकी लिमिट होती है। तो इंटरनेट फिर कैसे बना? अगर कोई राउटर 100 मीटर से ज़्यादा सिग्नल भेज ही नहीं सकता, तो फिर एक बच्चा जो अमेरिका में बैठ के वेबसाइट बना रहा है, उसकी वेबसाइट आप पाकिस्तान में कैसे खोल पा रहे हैं? या जो बच्चा पाकिस्तान में वेबसाइट बना रहा है, उसकी वेबसाइट सऊदी अरब में कैसे खुल रही है? तो ये मुमकिन इस तरह होता है कि आपका घर को जो राउटर है वो आपके पड़ोसी के घर के राउटर से कनेक्ट होगा। आपने कनेक्ट नहीं किया, वो बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्ट है। आपका जो केबल नेट वाला है या फिर आपके वाई ट्राइब या PTCL जो भी आपको इंटरनेट की सर्विस देता है, उसने आपके पड़ोसी का, आपके गली वाले सारे राउटर आपस में कनेक्ट है। अगर आपने अपने घर से google.com सर्च किया है और वो वेबसाइट फ़र्ज़ करें USA से आ रही है, अब वो वेबसाइट जो आपके मोबाइल में USA से आ रही है, वो आपके राउटर से डायरेक्ट USA पे नहीं जाएगी, वो आपके राउटर से आपके पड़ोसी के राउटर पे, उसके पड़ोसी के राउटर पे, उसके पड़ोसी के राउटर से होते हर शहर, हर सिटी से होते हुए वो अमेरिका तक पहुंचती है। अब ये हमें सुनने में बातें अजीब इसलिए लगती हैं क्योंकि ये काम 1 सेकंड से भी कम टाइम में होता है, क्योंकि सिग्नल्स बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र करता है। जिस तरह फिजिक्स के सर क्लास में बता रहे थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ना, तो ये इंटरनेट बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र करता है। और ये इंटरनेट जो है वो दुनिया में जितने भी नेटवर्क्स हैं, जितने भी घर हैं जिनमें कोई नेटवर्क बना हुआ है, जितने भी ऑफिसेस हैं या जितने भी इदारे हैं, इन सब नेटवर्क्स का एक कंबाइंड नेटवर्क है। अगर जितने भी घर हैं उन सब का एक नेटवर्क है और उन सब नेटवर्क्स को मिला लिया जाए तो एक इंटरनेट बन जाएगा। ये समझ लें जौहर में कोई घर है, ये समझ लें गुलशन में कोई घर है, ये वाला कोई हुसैनाबाद में घर है, ये वाला कराची यूनिवर्सिटी के पास एक घर है। तो ये सारे घर आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और फिर ये घर किसी और शहर के घर से बात कर रहे होंगे, यानी सिग्नल्स भेज रहे होंगे, और फिर सारे शहर आपस में कनेक्टेड हैं। हर घर का राउटर किसी दूसरे घर के राउटर से कनेक्ट है, और इस तरह सारे सिग्नल ट्रैवल करके जाते हैं और ट्रैवल करके वापस आता है। तो ये मैंने तस्वीर ढूंढी इंटरनेट से, इसमें मुख्तलिफ वेबसाइट्स आपस में डाटा शेयर करनी है, म्यूज़िक साइट, फेसबुक, ये सारे आपस में डाटा शेयर करते जा रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो ये क्या है, दुनिया में हर मोबाइल किसी न किसी नेटवर्क से कनेक्ट है, और वो नेटवर्क किसी नेटवर्क से कनेक्ट है, और वो नेटवर्क किसी नेटवर्क से कनेक्ट है, और इस तरह ये चेन चलती जा रही है और इंटरनेट बनता जा रहा है। कोई सवाल नहीं?
तो आप ये जो सर्वर है जिसकी हमने स्टार्टिंग में ही बात करी, ये सर्वर भी एक इसी तरह का कंप्यूटर है जो किसी इंटरनेट नेटवर्क से कनेक्ट है। अब सर्वर आपका अपना लैपटॉप या आपका अपना कंप्यूटर क्यों नहीं हो सकता? अगर आप अपनी वेबसाइट को अपने ही अब जैसे मैंने आपको बताया कि दो मशीन्स आपस में बात करेंगी, आपस में एक दूसरे को सिग्नल भेजेंगी। मशीन्स का बात करने का तरीका क्या होता है? सिग्नल भेज के एक दूसरे से इनपुट आउटपुट लेना। तो अगर कोई बंदा आपकी वेबसाइट पर रात को 8 बजे आता है और आपने अपना लैपटॉप 7:55 पे बंद कर दिया, तो अब वो आपकी वेबसाइट नहीं खोल पाएगा क्योंकि आपका लैपटॉप बंद हो चुका। पहली बात, आपको 24 घंटे अपना कंप्यूटर, अपना लैपटॉप, जहाँ पर भी आपने अपनी वेबसाइट होस्ट करी है, होस्ट से मुराद अपनी वेबसाइट जहाँ से आपकी वेबसाइट काम कर रही है, चल रही है, उसको होस्टिंग कहते हैं इंटरनेट की ज़बान में। इसको दूसरे हफ्ते में हम देखेंगे, बल्कि तीसरे दिन ही देख लेंगे। तो होस्टिंग जिस भी पीसी पे आपकी हुई है, जिस भी मशीन पे आपकी होस्टिंग हुई है, उसको 24 घंटे खुले रखना है। दूसरा, 24 घंटे मशीन्स अगर चलेंगी तो वो हीट प्रोड्यूस होगी। उस हीट को कंट्रोल करने के लिए आपको पहले 24 घंटे एसी चलाना पड़ेगा ताकि लैपटॉप हीट अप ना हो। फिर अगर आपके लैपटॉप में 4 GB रैम है, 8 GB रैम है, 12 GB रैम है और करोड़ों अरबों लोग आपकी वेबसाइट पे आ जाते हैं, कई लाख लोग आपकी वेबसाइट पे आते हैं अगर, तो फिर आपका लैपटॉप स्लो हो जाएगा और एक वक्त आ सकता है कि आपका लैपटॉप क्रैश कर जाए। जिस तरह इंटर बोर्ड की वेबसाइट अक्सर रिजल्ट वाले दिन क्रैश हो जाती है, शायद उनके पास इतना अच्छा सर्वर ना हो। तो अच्छे वाले सर्वर लगाने क्यों होते हैं? अच्छे कंप्यूटर्स को लगाने होते हैं ताकि जितने भी लोग आ जाएं, जितने भी ज़्यादा लोग इस कंप्यूटर पे आ जाएं, हमारी वेबसाइट है ये स्लो ना हो, बंद ना हो। क्योंकि अगर ये सर्वर बंद हो गया तो वेबसाइट बंद हो जाएगी। एक दफ़ा यूट्यूब के साथ भी हुआ था, आधे घंटे के लिए पूरे पाकिस्तान में बंद हो गया था, उस सर्वर यूट्यूब के बंद हो गए थे। तो यूट्यूब आधे घंटे तक खुली नहीं किसी भी पाकिस्तान के शहर में, लेकिन वो मसला हल हो गया। और दूसरा ये कि आपको बहुत सारा डाटा सेव कराना पड़ सकता है। अब अगर अभी आज घर जाकर अपने फेसबुक के पोस्ट देखें और अगर आपने 100 पोस्ट भी लगाए हुए हैं और एक पेज और एक जो पेज है या एक जो आईडी होती है फेसबुक पे, उसमें अगर 100 पोस्ट भी हैं और एक पोस्ट 10 MB का भी है, तो भी ये 1000 MB की पोस्टें बनती हैं, यानी 1 GB की पोस्ट। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाओ, 3 बिलियन यानी 300 करोड़ से ज़्यादा लोग फेसबुक चलाते हैं। और अगर हर बंदा 100 MB भी इस्तेमाल कर रहा है फेसबुक के, वैसे 100 MB नहीं कर रहा, ज़्यादा कर रहा है, तो 100 MB भी अगर फेसबुक पे पोस्ट लगाता है 100 MB की भी, तो भी 300 करोड़ से ज़्यादा लोग कितना उनका स्टोरेज खा चुके हैं फेसबुक की। और फेसबुक हमसे पैसे भी नहीं ले रहा क्योंकि फेसबुक ऐड से पैसे कमा रहा है, खैर वो अलग बात है। लेकिन इतनी ज़्यादा स्टोरेज एक आम कंप्यूटर में नहीं आ सकती। इसके लिए उनको पूरा एक डाटा सेंटर बनाना पड़ता है। वो इतना बड़ा डाटा सेंटर होता है, आप समझ लें लाहौर जितना बड़ा शहर है ना, इतना बड़ा डाटा सेंटर होगा और उसमें सिर्फ कंप्यूटर्स ही कंप्यूटर्स लगे होंगे और वो सारे कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे को सिग्नल भेज रहे होंगे और इस तरह आपका डाटा सेव किया जाता है और वहाँ बहुत सिक्योरिटी होती है। तो इसलिए हमें एक अच्छे वाले सर्वर्स चाहिए होते हैं ताकि आपका यूज़र कभी भी उसको आपकी वेबसाइट पे आके परेशानी ना हो। ऐसा ना हो कि आपके लैपटॉप में जगह ख़त्म हो जाए और उसको अपना डाटा सेव करना है, तो आपके लैपटॉप में इतनी जगह ही नहीं, आप उसका डाटा सेव करो तो फिर आपकी यूज़र को परेशानी होगी और दूसरा आपकी रेपुटेशन भी ख़राब होगी। और दूसरा ये कि एक तो स्पीड का मसला है, और भी बहुत सारे मसले हैं सर्वर के साथ और आपके लैपटॉप के साथ, लेकिन अभी के लिए इसको इतना ही देखते हैं। अब हमने ये तो देख लिया इंटरनेट काम कैसे कर रहा है और मशीन आपस में बातें कर रही हैं तो नेटवर्क बन रहा है, लेकिन वेबसाइट्स बनाने के लिए हमें भी मशीन से बात करनी पड़ेगी। हमें भी उसको बताना पड़ेगा कि स्क्रीन पे जब यूज़र हमारी वेबसाइट पर आए तो स्क्रीन पे कहाँ पर बटन लगाना है, कहाँ पर तस्वीर लगानी है, कहाँ पर वीडियोज़ लगानी है, कहाँ पर ऑडियो लगानी है, ये सब कुछ हमें बताना पड़ेगा कंप्यूटर को। अब ये हम किसी न किसी लैंग्वेज के ज़रिए बताएंगे और वो लैंग्वेज कंप्यूटर की लैंग्वेज होगी। बहुत सारी लैंग्वेजेज हैं, HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, लेकिन इस हफ्ते हम सिर्फ 2 लैंग्वेजेस पढ़ेंगे, एक HTML और एक CSS। HTML बहुत ही आसान लैंग्वेज है, शायद आज ही आपको पूरी समझ आ जाए।
वो इंटरनेट बंद हो गया था, इसलिए वो आवाज़ चली गई थी। अब आवाज़ क्लियर होगी शायद। कितनी देर पहले बंद हुआ था ये? सही, तो 2 मिनट पहले मैं यही बता रहा था कि जो सर्वर्स होते हैं वो हमें इतने अच्छे वाले क्यों चाहिए होते हैं, क्योंकि स्टोरेज एक तो ज़्यादा चाहिए होती है, ऊपर से हमें प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा चाहिए होती है। काफ़ी लोग क्लास से जा चुके हैं क्योंकि इंटरनेट की वजह से, लेकिन मैं ये साथ से रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ और आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी दे दूँगा, तो मसला नहीं है। इसके बाद HTML और CSS क्यों ज़रूरी होती है? अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना है वेबसाइट का, अगर हमें, अब मैं साथ साथ देखता रहूँगा चैट। तो अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर से मुराद ढांचा बनाना है, अगर हमें बताना है कंप्यूटर को कि जब वेबसाइट खुले तो स्क्रीन पर बटन कहाँ लगाना है, तस्वीर कहाँ लगानी है, वीडियो कहाँ लगानी है, तो उसके लिए हमें HTML का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमें बताना पड़ेगा कि बटन टॉप राइट कॉर्नर में लगाना है या फिर लेफ़्ट राइट कॉर्नर में लगाना है या सेंटर में लगाना है। तो बटन हम HTML में बनाएंगे और पोजीशनिंग क्या कहाँ होगी वो हम CSS में लगाएंगे। बटन HTML में बनेगा, लेकिन किस कलर का बटन होगा, उसके जो ऊपर टेक्स्ट लिखा होगा बटन पे वो किस कलर का होगा, ये हम CSS में करेंगे। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे हमारी स्क्रीन पे, जितना भी कंटेंट होगा, जो पैराग्राफ लिखे हुए हैं, हेडिंग बनी हुई है, इमेजेस लगी हुई हैं, सारी HTML में लगाएंगे, लेकिन उनकी स्टाइलिंग किस में करेंगे, CSS में। तो अभी डायरेक्ट कोड पे आता है। इस तरह की दिखेगी HTML, और ये इसका मतलब, और इसका आउटपुट ये दिखेगा। ये जितना भी कोड लिखा हुआ है इस सब का आउटपुट ये है। अब ये कोड लिखना कहाँ पर है? बहुत सारे एडिटर हैं। ये एटम है, एटम नाम का एडिटर है। ये विल स्टूडियो कोड है, मैं ज़्यादातर यही इस्तेमाल करता हूँ। और ये नोटपैड है। नोटपैड तो सबके कंप्यूटर में इंस्टॉल ही होता है। हम स्टार्ट करते हैं नोटपैड से, ये वाले नोटपैड से नहीं, थोड़ा अच्छा वाला नोटपैड डाउनलोड करते हैं। और ये कोड चलेगा कहाँ पर? क्योंकि वेबसाइट बना रहे हैं तो वेबसाइट ब्राउज़र पर ही चलती है, तो ये कोड भी ब्राउज़र में ही चलेगा। तो HTML को थोड़ा एक्शन में देखते हैं। पहले जाते हैं, पहले हमें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जिस पर हम अपना सारा कोड लिखेंगे अगले कुछ दिनों तक। ये वेबसाइट है notepad -plus.org। ये माइनस भी कहते हैं, इसको डैश भी कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं कि बुरा वाला सर्वर इस्तेमाल करें तो इंटरनेट की स्पीड पे फ़र्क पड़ेगा? नहीं, इंटरनेट की स्पीड पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी इंटरनेट की स्पीड आपके राउटर से इसका ताल्लुक़ है। अगर फेसबुक का सर्वर बंद पड़ा हुआ है तो गूगल और यूट्यूब तो सही चलेंगे ना। अगर व्हाट्सएप का सर्वर बंद पड़ा हुआ है तो फेसबुक तो सही चलेगा। तो जिस वेबसाइट का सर्वर बंद है सिर्फ उसी वेबसाइट की पे फ़र्क पड़ेगा। बाकी आपके इंटरनेट पे या पूरे इंटरनेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर आप
फेसबुक से कुछ डाटा उठा रहे हैं, आगे चल के APIs बनाएंगे। तो API में क्या होता है कि आप फेसबुक की डेटाबेस फेसबुक के पास रखी हुई है, लेकिन हम फेसबुक की डेटाबेस से कुछ डाटा लेंगे उनसे पूछ कर। तो उसमें हो सकता है कि जो लोग उनका डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पर, उनकी वेबसाइट पर कुछ फ़र्क पड़े। जैद अम्मी बुला रही है, जाओ। तो इस वेबसाइट पे आपको आना पड़ेगा Notepad++ पे, और यहाँ पर कोने में आपको दिख रहा होगा डाउनलोड का बटन, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इसके सारे वर्जन आ गए, इनमें से कोई भी वर्जन आप डाल सकते हैं, बस वर्जन 8 से ऊपर हो, या वर्जन 7 भी चलेगा। 7, 8 में से कोई भी डाल, मैं सबसे लेटेस्ट वाला डाल दूँगा। अगर आपका 64 बिट CPU है तो 64 बिट डाउनलोड करें, अगर आपका 32 बिट CPU है तो 32 बिट डाउनलोड करें। अब कैसे पता चलेगा 64 है 32 है? उसके लिए विंडो का बटन दबाएं। अगर आप विंडोज़ 10 पर हैं तो दिस PC लिखें और प्रॉपर्टीज़ में चले जाएँ। अगर आप विंडोज़ 7 में तो आप माय कंप्यूटर लिखें। यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि आपका CPU 64 बिट है 32 बिट है। यहाँ पर लिखा हुआ है 64 बिट है, तो अगर आपका यहाँ पर 32 लिखा आ रहा है तो आप 32 डाउनलोड करें, या कुछ और लिखा आ रहा है ARM 64 या कुछ और भी, तो वो डाउनलोड करें। अभी मैं 64 बिट कर रहा हूँ, और ये बहुत छोटा सा है, मुश्किल से 2-3 सेकंड में डाउनलोड भी हो जाएगा। फिर आप इस पर क्लिक करें, और ये आपसे फिर लैंग्वेज पूछेगा, इंग्लिश कर दें, फिर नेक्स्ट कर दें, आई एग्री कर दें। अगर आपको कहीं और सेव करना है तो वो एड्रेस दे दें। अभी मैं इसको यहीं पर ही सेव कर रहा हूँ। यहाँ पर आपने जो जो इसके साथ इंस्टॉल करना है वो कर सकते हैं। आप यहाँ पर आके बस कस्टम पे क्लिक कर दें, और जो टिक है उसी के साथ नेक्स्ट कर दें। क्रिएट शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप पे यस कर देते हैं। और ये मुश्किल से 1 मिनट के अंदर अंदर पूरा डाउनलोड इंस्टॉल सब हो जाएगा। बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है। फिर इस पर टिक करके या फिर अनटिक करके, जैसे भी आप चाहें, फिनिश पे क्लिक कर दें। उसके बाद अब अपने डेस्कटॉप पे जाएंगे ना, तो ये आपको यहाँ पर दिखेगा Notepad++। अभी तक अगर आपको कोई मसला है तो पूछ सकते हैं। अभी आवाज़ सही आ रही है? सही। सही। तो डेस्कटॉप पे आपके पास Notepad++ आ चुका है। इस पर हम अभी अपना पहला HTML का कोड लिखेंगे और समझेंगे इसका मतलब क्या है। क्लिक करते ही आपके पास एक नई फ़ाइल खुल जाएगी। पहले मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। अब मैं इसको कहीं भी सेव कर सकता हूँ, C में, D में। मेरे पास एक ही ड्राइव बनी हुई है C, लेकिन मैं इसको डेस्कटॉप पे ही फ़ोल्डर बना रहा हूँ। डेस्कटॉप कहते हैं इस वाली स्क्रीन को, कंप्यूटर खोलते ही जो स्क्रीन हमारे सामने आती है, जिस पे हम ये जहाँ पर हमारा दिस PC या माय कंप्यूटर भी अमूमन आ रहा होता है, यहाँ नहीं आ रहा, तो इस वाली स्क्रीन को कहते हैं डेस्कटॉप। अब मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव कर रहा हूँ। मैं इस पूरे को मिटा दूंगा, .txt ख़ास तौर पे मिटा दूंगा। अब मैं यहाँ पर इस फाइल का नाम लिखूँगा। तो अब इसको मैं कहीं भी सेव कर सकता हूँ। मैं शुरू से बता देता हूँ, अभी 2 लोग नए आए हैं उनके लिए। इस स्क्रीन को क्या कहते हैं? डेस्कटॉप। मैं अपनी जो भी अभी वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ उसको मैं डेस्कटॉप पे सेव करूँगा।
मैंने अभी नोटपैड डाउनलोड किया है, नोटपैड को खोलूँगा, उसके बाद मैं फ़ाइल में जाकर सेव एज़ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं इस फाइल का नाम दूँगा। मैं इस फाइल का नाम कुछ भी दे सकता हूँ, जो मैं अपनी जो मेरी वेबसाइट का नाम हो या जो भी मैं इस फाइल का नाम देना चाहूँ मैं दे सकता हूँ। मैं भी इसका नाम दे देता हूँ प्रैक्टिस। लेकिन इस फाइल का जब मैं पूरा नाम लिख लूँ तो उसके आखिर में मुझे .html लगाना ज़रूरी है, और याद रहे स्पेस नहीं होनी चाहिए। फ़ाइल के नाम और .html में स्पेस नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी फ़ाइल शायद काम ना करे। तो इसका नाम लिखें, अपने जो भी फ़ाइल का नाम हम रखना चाहते हैं, प्रैक्टिस रखना चाहते हैं, अपना नाम रखना चाहते हैं, गेम्स रखना चाहते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। जो आप अपनी वेबसाइट का नाम रखना चाहते हैं वही फ़ाइल का नाम रख सकते हैं, लेकिन आखिर में .html लगाना ज़रूरी है। उसके बाद सेव एज़ टाइप में जाकर यहाँ से या तो ऑल फाइल कर दें, या तो ऑल टाइप कर दें, या फिर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कर दें। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है? HTML की फुल फॉर्म है। इसको भी देखेंगे, और ये फ़ाइल मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। मैंने जैसी सेव करी, ये फ़ाइल मेरे पास यहाँ पर आ गई और मेरी पहली वेबसाइट बन चुकी है। अब मैं इस फाइल को खोल लेता हूँ। और ये मेरे पास पहली वेबसाइट खुल चुकी है मेरी। अब आ रही है आवाज़? तो अभी तक अगर कोई सवाल है, कोई मसला है इस फाइल को सेव करने में, जो मैंने अभी सेव करी है, कुछ है अगर कोई मसला अभी तक? नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने नोटपैड प्लस प्लस को बंद नहीं किया, अभी मैंने वही फाइल खोली है। अगर फ़र्ज़ करें मेरे से नोटपैड प्लस प्लस बंद हो जाता है, फिर मैं क्या करूँगा? फिर मैं वापस आके नोटपैड प्लस प्लस खोलूँगा। इसने मेरे लिए वो फ़ाइल याद रखी होगी कौन सी फ़ाइल है। लेकिन फिर भी अगर मैं चाहता हूँ कि अगर मैंने बहुत सारी फ़ाइल्स बना ली और मैं वही वाली फ़ाइल खोलना चाहता हूँ, तो मैं इसी फाइल पे क्लिक करूँगा सिर्फ एक बार, और राइट क्लिक करूँगा, और ये वाला मेन्यू जब खुलेगा इसमें ओपन विद, अगर यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा तो चूज़ अनदर ऐप में जाऊँगा। यहाँ पर मोर ऐप्स, अगर यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस वैसे आ जाएगा, मैंने अभी इंस्टॉल किया तो नहीं आ रहा। अगर नहीं है नोटपैड प्लस प्लस आ रहा है आपका, या नोटपैड आ रहा है, तो उसमें खोल सकते हैं। अगर नहीं आ रहा तो जहाँ पर आपने नोटपैड प्लस प्लस सेव किया, मैंने वहाँ डेस्कटॉप पे टिक किया था, तो मैं वहाँ से खोल सकता हूँ। तो सी प्रोग्राम फाइल नोटपैड प्लस प्लस में सेव किया था हमने, और वहाँ से नोटपैड प्लस प्लस .exe। ये मैंने क्या किया है, ये अगर नहीं भी समझ आया तो मसला नहीं है, लेकिन मैंने बस क्या किया, मैंने जहाँ पर वो सेव कराया था, जब मैं इंस्टॉल कर रहा था तब उसने पूछा था कहाँ इंस्टॉल करना है, तो मैंने उसका डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बनाया था। लेकिन इंस्टॉल मैंने उसको कहाँ पर कराया था? इंस्टॉल मैंने उसको कराया था सी में। अपनी सी ड्राइव में जाके प्रोग्राम फाइल्स के फ़ोल्डर में जाके नोटपैड प्लस प्लस के फ़ोल्डर में सेव कराया था। तो मैं उसी फ़ोल्डर में गया और उसी फ़ोल्डर में जाके .exe फाइल को मैंने क्लिक कर लिया। अभी मेरी वेबसाइट पे कुछ भी नहीं आ रहा, अभी मेरी वेबसाइट बिल्कुल खाली है, अभी तक मैंने कोई कोड लिखा ही नहीं है। मैं यहाँ पर पहली चीज़ लिखता हूँ, मैं यहाँ पर बगैर कोई कोड लिखे डायरेक्ट एक स्ट्रिंग लिखता हूँ।
विजुअल स्टूडियो कोड बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, लेकिन हम उसको 5वीं 6ठी क्लास में इस्तेमाल करेंगे, अभी के लिए नहीं। तो यहाँ मैं पहले कुछ लिखता हूँ, मैं इसको सेव करूँगा कंट्रोल एस में जाके, या फिर कंट्रोल एस दबा के, या फिर फाइल में जाके सेव। मैं कुछ भी लिखता हूँ तो ये फ़ाइल रेड हो जाती है। रेड का मतलब है ये फ़ाइल सेव नहीं होगी। और ये क्यों ज़रूरी है सेव करना? अगर कंप्यूटर बंद हो जाता है तो आपको फ़ाइल सेव होनी चाहिए। तो आप यहाँ जाके सेव पर भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर यहीं पर ही एक शॉर्टकट लिखा हुआ है कंट्रोल एस, उस कंट्रोल एस को दबा सकते हैं। और जैसे ही सेव करेंगे ये जो है ये ब्लू हो जाएगा बजाय रेड होने के। मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ, ये रेड हो गया, सेव करता हूँ, वापस ब्लू हो गया। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि सही तरह नज़र आ जाए। अब मैंने इसको थोड़ा जूम कर लिया। अब मैं जाता हूँ, अभी भी मेरी वेबसाइट पे कुछ लिखा हुआ नहीं आया, हालांकि मैंने उस फाइल में हेलो वर्ल्ड लिखा है। वो इसलिए क्योंकि जब भी मैं अपनी फ़ाइल में कोई चेंज करूँगा मुझे यहाँ पर आके अपनी वेबसाइट भी रिफ़्रेश करनी पड़ेगी। जिस तरह अक्सर ये होता है कि बोर्ड वाले अक्सर वेबसाइट रिज़ल्ट नहीं निकालते, लेकिन बार बार हम वेबसाइट रिफ़्रेश कर रहे होते हैं, क्योंकि जैसे ही वो वेबसाइट पर रिज़ल्ट डालते हैं हमारी बोर्ड वालों की वेबसाइट पर रिज़ल्ट आ जाता है। इसी तरह हम जब भी कोई नया कंटेंट, कोई नई चीज़ अपनी वेबसाइट पे डालेंगे तो हमें अपनी वेबसाइट रिफ़्रेश करना ज़रूरी है, या जो हमारी वेबसाइट खोले हुए जो भी हमारा यूज़र है उसको हमारी वेबसाइट रिफ़्रेश करना ज़रूरी है। तो यहाँ क्लिक करके मैंने रिफ़्रेश किया और यहाँ मेरे पास हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया। अब ये काफ़ी छोटा लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर कोई भी कोड नहीं लिखा, फिर भी ये फ़ाइल काम कर गई। हालांकि ये HTML की फ़ाइल है, ये कोई नॉर्मल फ़ाइल नहीं है। HTML में एक चीज़ होती है टैग्स। टैग्स क्या होता है? टैग के ज़रिए हम ब्राउज़र को बताते हैं, क्योंकि हमारी जो भी फ़ाइल है वो ब्राउज़र चला रहा है। हम जो भी कोड लिखेंगे ब्राउज़र उसको चलाकर यूज़र को दिखाएगा। तो अगर हम चाहते हैं, अब जैसे मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा और वो सिंपल टेक्स्ट की तरह स्क्रीन पे लिखा आ गया। अगर मैं चाहता हूँ ये हेलो वर्ल्ड एक बटन हो तो मैं करूँगा, मैं टैग लगाऊँगा। टैग एक तरह से एक लेबल होता है कि इस जो भी चीज़ मैंने लिखी है उसको स्क्रीन पे प्रिंट कैसे करना है। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक टैग लगाऊँ, टैग लगाते कैसे हैं? ये वाला ब्रैकेट खोलते हैं, बंद कर देते हैं और इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं कि हमें क्या करना है। मैं लिख रहा हूँ बटन और मैं सेव करूँगा। ये इतना ही आसान है। मैंने कंट्रोल एस से सेव कर दिया, फाइल में जाके सेव नहीं किया। तो सेव करने के बाद जब मैं यहाँ जाऊँगा और अब इसको रिफ़्रेश करूँगा, अब रिफ़्रेश करने के लिए भी मुझे बार बार यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर कंट्रोल R दबा सकता हूँ, कंट्रोल और R। अभी रिफ़्रेश हो गया और अब ये बटन बन चुका है। अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूँ तो अभी एक बटन बन चुका है। तो मैं इस टैग के ज़रिए बता सकता हूँ कि क्या करना है। अगर मुझे इसको एक पैराग्राफ बनाना है तो मैं P लिख दूँगा, सिर्फ P की शॉर्ट फॉर्म, पैराग्राफ की शॉर्ट फॉर्म, तो एक पैराग्राफ बन जाएगा। अगर मुझे इसको एक हेडिंग बनाना है तो मैं लिख दूँगा H, हेडिंग की शॉर्ट फॉर्म। लेकिन मुझे इसके साथ इसका साइज़ भी बताना पड़ेगा। अब हेडिंग के साइज़ HTML में 1 से लेके 6 तक होता है। मैं यहाँ 1 लिखता हूँ। 1 जो है वो सबसे बड़ी हेडिंग होती है। यहाँ उल्टा चलता है, 1 सबसे छोटा नंबर है, लेकिन सबसे बड़े साइज़ को 1 बोलते हैं। सब उससे छोटा 2, 3, 4, 5 और 6 जो है वो सबसे छोटा होता है। फिर H7 कुछ भी नहीं होता। अब मैं यहाँ रिफ़्रेश करता हूँ, अभी बड़ा हो गया और बोल्ड हो गया, एक हेडिंग की तरह, जिस तरह एक कट मार्कर से हेडिंग लिखी हुई है। अब ठीक है।
तो मैं रिपीट कर देता हूँ कि जैसे मैंने बगैर किसी टैग के यहाँ पर एक कंटेंट लिखा था, मैंने बगैर किसी टैग के यहाँ लिखा हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पर क्या लिखा आया था, यहाँ पर एक सिंपल हेलो वर्ल्ड लिखा आया था, एक नॉर्मल टेक्स्ट लिखा आया था। फिर मैंने टैग लगाया। टैग क्या होता है? टैग कहते हैं एक लेबल को। टैग एक तरह से आइडेंटिफायर होता है। ब्राउज़र हमारा कोड जो भी हम लिख रहे हैं HTML में, वो एक ब्राउज़र चलाएगा। तो टैग ब्राउज़र को बताता है कि ये जो चीज़ मैंने लिखी है, जो भी मैंने कंटेंट लिखा है, इसको स्क्रीन पे प्रिंट कैसे करना है। एक बटन की तरह प्रिंट करना है, एक इमेज की तरह प्रिंट करना है, एक टेक्स्ट की तरह प्रिंट करना है, एक हेडिंग की तरह प्रिंट करना है, कैसे प्रिंट करना है। तो टैग के ज़रिए कंप्यूटर को मैं ये बताता हूँ। तो टैग के ज़रिए मैं कंप्यूटर को ये बताता हूँ कि इस चीज़ को कैसे प्रिंट करना है। अभी मैंने सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखा है, कोई भी टैग नहीं लगाया। और टैग क्या है? सिंपल ब्रैकेट लगाऊंगा और ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिख दूंगा तो वो टैग होगा, लेकिन वो वैलिड टैग होना चाहिए। वो टैग HTML का टैग होना चाहिए। अब HTML के कौन कौन से टैग होते हैं ये हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक वेबसाइट है w3schools.com। यहाँ पर जाकर अगर मैं ट्यूटोरियल्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ HTML के आगे रेफरेंस लिखा हुआ है, इस रेफरेंस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ मेरे पास लिस्ट आ जाएगी टैग्स की। टैग्स क्या होते हैं? बस ब्रैकेट्स के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ होता है। अब वो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ब्राउज़र को बताता है कि जो भी चीज़ मैं लिख रहा हूँ उसको प्रिंट कैसे करना है। यानी अगर यहाँ पर मैं एक टैग लगाता हूँ, यानी ब्रैकेट खोला, ब्रैकेट बंद कर दिया, एक टैग लग गया, लेकिन इस टैग का नाम क्या है? बटन। अब ये बटन टैग क्या करेगा? इस हेलो वर्ल्ड को एक बटन की तरह प्रिंट करेगा। अभी इसने नहीं किया क्योंकि एक पहले मुझे यहाँ फाइल सेव करनी है, मैंने Ctrl+S दबा के सेव कर दी। फिर मुझे यहाँ जाके ब्राउज़र को रिफ़्रेश करना है। अब मुझे ये हेलो वर्ल्ड का बटन दिखेगा, ना कि मुझे सिंपल एक टेक्स्ट दिखे। अगर मैं इसको एक हेडिंग की तरह प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा H, हेडिंग की शॉर्ट फॉर्म। लेकिन मुझे इसके साथ साइज़ बताना पड़ेगा कि किस साइज़ की हेडिंग चाहिए, बड़ी हेडिंग, छोटी हेडिंग। सबसे बड़ी हेडिंग 1 होती है, सबसे छोटी हेडिंग 6 होती है, और H3 नॉर्मल हेडिंग होती है। तो H3 करके देखते हैं। मैं इसको सेव करूँगा, Ctrl+S से सेव कर रहा हूँ। फाइल में जाके भी कर सकते हैं सेव करके, और Ctrl+S भी दबा सकते हैं। यहाँ पर ये दबा के भी रिफ्रेश कर सकते हैं और Ctrl+R से भी रिफ्रेश कर सकते हैं। और अब ये हेलो वर्ल्ड की हेडिंग बन गई। अगर यहाँ तक कोई मसला है सही। तो मैं टैग में क्या बता रहा हूँ कि जो भी चीज़ मैं लिख रहा हूँ इसको स्क्रीन में प्रिंट कैसे करना है। अगर मैं लिख रहा हूँ H1 तो अब 1 साइज़ की हेडिंग प्रिंट होगी। अब 1 छोटा नंबर है और 3 बड़ा नंबर है, लेकिन HTML में उल्टा है। HTML में मैं जितना छोटा नंबर लिखूँगा उतना बड़ा साइज़ आएगा। ये सिर्फ HTML के H1 टैग में, और कहीं पर भी नहीं है। मैंने Ctrl+S दबाकर इसको सेव कर दिया और यहाँ जाकर Ctrl+R दबा के मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया। अब ये हेडिंग, अब ये वही हेडिंग है लेकिन बड़े साइज़ की हो गई क्योंकि मैंने यहाँ 1 लिख दिया। अगर मैं यहाँ 6 कर दूँ तो ये बहुत छोटे साइज़ की हेडिंग हो गई। इसी तरह मैं इस सारे साइज़ की हेडिंग बना दूँ। चलिए जल्दी।
तो अब क्या हुआ, 6 साइज़ की हेडिंग प्रिंट हो गई, हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड। लेकिन अभी इसमें एक मसला है। मसला क्या है कि मैंने टैग स्टार्ट तो किया है, लेकिन ब्राउज़र को ये नहीं बताया कि इस टैग को ख़त्म कहाँ करना है। आगे चलकर जैसे जैसे मेरी एफर्ट बढ़ेगी, अब ये मसला कर सकता है। जो भी टैग मैं खोलूँगा मुझे उसको बंद करना लाजमी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस ब्रैकेट के अंदर बता रहा हूँ कि इसको प्रिंट कैसे करना है ना, तो मैंने अगर यहाँ लिख दिया बटन, तो एक बटन की तरह प्रिंट होगा। मैं इसको सेव करता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब ये पूरा का पूरा एक बटन बन चुका है, क्योंकि अब जो मेरा ब्राउज़र है वो कंफ्यूज हो चुका है कि इसको प्रिंट कैसे करना है। क्योंकि बटन, यहाँ पर एक बटन बनाया मैंने, कंप्यूटर ने क्या किया, इस पूरे को एक बटन बना दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने इसको बताया नहीं कि कहाँ तक का जो टेक्स्ट है वो बटन जैसा प्रिंट करना है। मैं इसको बोलता हूँ यहाँ तक का जो है वो बटन जैसा प्रिंट करना है। तो वो मैं कैसे करूँगा, मैं दोबारा से यहाँ बटन का टैग लगाऊँगा, लेकिन इस बार मैं टैग के नाम से पहले स्लैश लगा दूँगा। स्लैश लगाने से क्या होगा कि इसको पता लग जाएगा, ब्राउज़र को जब भी जैसे वो मेरी फ़ाइल देखेगा उसको पता लग जाएगा कि बटन यहाँ शुरू है और यहाँ ख़त्म है। और कैसे पता चला यहाँ ख़त्म है? स्लैश लगाने से। अब मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ रिफ़्रेश करता हूँ, तो अब सिर्फ यहाँ तक का जो टेक्स्ट है वो बटन है, यहाँ से नीचे वाला कुछ भी बटन नहीं है। अगर मैं यहाँ स्लैश लगाना भूल जाता हूँ तो क्या होगा, ये दोबारा से सब बटन बन जाएगा, लेकिन 2 बटन बन जाएंगे। कंप्यूटर ने देखा यहाँ पर दूसरा बटन शुरू है, दूसरा बटन का टैग है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक बटन ख़त्म हो गया, दूसरा बटन शुरू हो गया। लेकिन हम तो सिर्फ इसको बटन बनाना चाहते थे, सिर्फ इस वाले हेलो वर्ल्ड को, तो हमने इसको ख़त्म करना है, ना कि एक नया बटन बनाना है। तो उसके लिए हमने स्लैश लगा के इसको एंड टैग बना दिया और यहाँ पर ये टैग ख़त्म हो गया। तो सिर्फ इसको सेव करके रिफ़्रेश करेंगे तो पहला वाला हेलो वर्ल्ड एक बटन है, बाकी सारे जो हैं वो एक हेडिंग है। अब समझ आया बटन वाला, या दोबारा समझाऊँ? इसमें बटन वगैरह कुछ भी नहीं है, बस ये है कि इस टैग के अंदर ना, इस ब्रैकेट के अंदर मैं इसको जो बोल रहा हूँ ये उसको वैसा ही प्रिंट कर रहा है। अगर मैं इस टैग को ख़राब कर दूँ, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ स्पेस दे दी तो चलेगा, नॉर्मल है। अगर मैंने यहाँ स्पेस दे दी, अब नॉर्मल नहीं है। अब कंप्यूटर को समझ नहीं आया कि ये क्या है, क्योंकि स्लैश के बाद फ़ौरन कंप्यूटर ने स्पेस देखी और स्पेस नाम का तो कोई टैग ही नहीं होता, तो ये एक इनवैलिड टैग हो गया। अगर मैं यहाँ पर एच की जगह लिखता हूँ हेडिंग, अब सेव करता हूँ और अब रिफ़्रेश करता हूँ, तो अब कंप्यूटर ने बाकी सबको तो हेडिंग की तरह प्रिंट किया, क्योंकि इनके साथ तो सही वाले टैग लगे हुए हैं ना। इनको मैं अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ, लेकिन कंप्यूटर ने इस वाले को, इसके साथ मैंने हेडिंग लिखा था तो कंप्यूटर ने इस वाले को एक हेडिंग की तरह प्रिंट नहीं किया। हेडिंग तो बोल्ड थी और बड़ी साइज़ की थी। अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्लिक बटन, सेव कर रहा हूँ और रिफ़्रेश कर रहा हूँ कंट्रोल R से, तो कंप्यूटर उसको बटन की तरह प्रिंट नहीं कर रहा, क्योंकि कंप्यूटर को नहीं समझ आ रही कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कंप्यूटर को सिर्फ वो समझ आएंगे जो प्रोग्रामर्स ने बनाए हुए हैं, सिर्फ वही टैग समझ आता है। और अगर मैं ज़्यादा अजीब टैग लिखूँगा, जैसे यहाँ कुछ भी लिख रहा हूँ, तो कंप्यूटर कुछ भी नहीं करेगा। और अगर मैं टैग बंद करना भूल रहा हूँ, ब्रैकेट बंद करना भूल रहा हूँ, तो कंप्यूटर कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा। तो कंप्यूटर अजीब हरकतें करना शुरू कर देगा, अजीब आउटपुट देना शुरू कर देगा, जो हम चाहते नहीं हैं वो आउटपुट देना शुरू कर देगा अगर मैं इसको सही टैग नहीं दूंगा। और मुझे कैसे पता चलेगा मैं सही टैग दे रहा हूँ? मैं जो भी टैग लगाऊंगा वो यहाँ पर आकर सर्च करूँगा, https://w3schools.com/tag/default.asp। अगर याद ना रहे तो सिर्फ W3 Schools पे भी कर सकते हैं। तो सिर्फ W3 Schools पे भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं सर्च करूँगा हेडिंग का टैग, तो कोई टैग नहीं है, लेकिन H का टैग है, ये रहा। H1 से लेके H6 तक साइज़ होता है हेडिंग को।
लेकिन एक एक अजीब बात है कि अगर मैं टैग सही लगा रहा हूँ, अगर मैं ब्रैकेट बंद खोल कर रहा हूँ और मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ, तो कंप्यूटर इसको और रिफ़्रेश कर रहा हूँ, सेव करके कंट्रोल एस से रिफ़्रेश कर रहा हूँ कंट्रोल आर से, तो कंप्यूटर इसको एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह प्रिंट कर रहा है। तो एक पी नाम का टैग होता है जिसका मतलब होता है पैराग्राफ। अगर मैं कोई भी अजीब टैग दूंगा ना, तो कंप्यूटर उसको ऑटोमेटिकली पी का टैग मान लेगा, क्योंकि कंप्यूटर HTML में कोई एरर नहीं आता, अजीब आउटपुट आता है, जो हमने नहीं बोला होता वो आउटपुट आ जाता है, लेकिन एरर नहीं आता HTML में। तो अगर मैं कोई भी गलत टैग दूंगा तो कंप्यूटर उसको पी का टैग ही समझेगा, यानी पैराग्राफ ही समझेगा। और अगर मैं कोई टैग नहीं दूंगा तो भी कंप्यूटर उसको पैराग्राफ समझेगा। लेकिन अगर मैं टैग बंद करना भूल जाऊंगा तो कंप्यूटर कोई आउटपुट नहीं देगा। अब वापस आते हैं उस कोड पे जो हम देख रहे थे। ये कोड लिखा हुआ है जिसका ये आउटपुट आ रहा है। इसमें कुछ नई चीज़ें आई हैं। पहली नई चीज़ क्या है, ये डॉक्टर HTML। अभी यहाँ पर जल्दी से एक हेडिंग बनाते हैं। मैं इसको बंद कर रहा हूँ ताकि कंप्यूटर को पता लगे कि हेडिंग कहाँ ख़त्म करनी है। और यहाँ एक पैराग्राफ का टैग बना रहा हूँ। और कंट्रोल एस से इसको सेव कर रहा हूँ और कंट्रोल आर से इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ, तो मुझे ये आउटपुट दिख रहा है। अगर मैं H1 टैग बंद करना भूल जाऊँ तो कंप्यूटर को समझ नहीं आएगी कि हेडिंग कहाँ ख़त्म करनी है, तो कंप्यूटर उस पैराग्राफ को भी हेडिंग बना देगा। इसलिए मैं यहाँ पर H1 का टैग बंद करूँगा ताकि कंप्यूटर को पता हो कि हेडिंग कहाँ ख़त्म करनी है और कहाँ से पैराग्राफ शुरू करना है। कंट्रोल एस से सेव किया, कंट्रोल आर से रिफ़्रेश किया, तो नया आउटपुट आ गया। अगर यहाँ अभी तक कोई मसला है जी, 6 मिनट रह गए। अगर अभी यहाँ तक कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ का सिर्फ हमने जो टैग है उसमें पी लिख दिया। और याद रहे, कोई भी टैग मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधा इस वेबसाइट पे आऊँगा w3schools.com। इस वेबसाइट पे आने के बाद HTML पे ट्यूटोरियल्स में जाऊँगा, क्लिक करूँगा, यहाँ पर HTML के आगे रेफरेंस पे क्लिक कर दूँगा, तो मेरे सामने सारे टैग आ जाएंगे, जितने भी वैलिड टैग हैं, वो टैग जो ब्राउज़र जानता है कैसे प्रिंट करने हैं और कैसे चलेंगे, ये वो सारे टैग हैं। जैसे ये एक स्ट्रॉन्ग का टैग है। स्ट्रॉन्ग का टैग किस लिए होता है, बोल्ड करने के लिए। अगर मैं कोई चीज़ बोल्ड करना है, मैं इसको कॉपी करके अपने पास पेस्ट कर लूँगा। क्लास ख़त्म होने के बाद आप ये सारे टैग ट्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आने के बाद स्ट्रॉन्ग का टैग लगाता हूँ। टैग कैसे लगाते हैं, ब्रैकेट खोला, ब्रैकेट बंद कर दिया, उसके बाद यहाँ पर टैग का नाम लिख दिया। टैग का नाम क्या आता है, स्ट्रॉन्ग। सेव करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा, तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया। लेकिन इसने क्या किया, दिस इज़ अ न्यू वेबसाइट, पूरे को स्ट्रॉन्ग कर दिया। मैं चाहता हूँ सिर्फ दिस स्ट्रॉन्ग हो, बाकी सारा नॉर्मल जिस तरह था वैसे ही रहे। तो मैं करूँगा, इस टैग को बंद करूँगा ताकि कंप्यूटर को पता लगे कि ये टैग जो खोला है वो कहाँ तक लेके जाना है। अब वो टैग मैं कहाँ बंद कर रहा हूँ, दिस के बाद। अगर मैं स्पेस के बाद बंद करूँगा तो स्पेस भी बोल्ड हो जाएगी, और स्पेस नज़र नहीं आती तो कुछ लिखते नहीं है स्पेस में, तो बोल्ड हमें नज़र नहीं आएगा। तो मैं इसको स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ और बंद कर रहा हूँ। बंद करने के लिए मैं क्या करता हूँ, वही टैग दोबारा लिखता हूँ, लेकिन अब टैग के नाम से पहले स्लैश लगा देता हूँ। अगर नहीं लगाऊंगा तो कंप्यूटर को समझ नहीं आएगा। कंट्रोल एस से सेव किया, कंट्रोल आर से रिफ़्रेश किया, और अब सिर्फ दिस स्ट्रॉन्ग है, बाकी सारा टेक्स्ट नॉर्मल है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, मैं चाह रहा था जूम पे रख लें। जूम पे मुझे बहुत आसानी होती रिकॉर्ड करने में और आवाज़ भी, क्योंकि जूम काफ़ी काम करता है। लेकिन जूम में एक मसला है कि 40 मिनट की
रिकॉर्ड होती है सिर्फ। एक ये भी एक जूम में मसला है। अगर अभी आपको इस कोड के बारे में कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व करते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अगली क्लास रखेंगे कुछ टाइम में। ग्रुप की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने लिखा हुआ है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। जी। तो हमारे पास 1 मिनट रह गया। अभी क्लास को कंटिन्यू रखें या फिर 10 मिनट और खींच सकते हैं क्लास? अगर मैं आपको नई लिंक शेयर करूं तो आप 10 मिनट और खींच सकते हैं या फिर बंद कर दें यहाँ पर। हाँ, रिव्यू के लिए कह रहा हूँ, रिव्यू के लिए 10 मिनट अगर मैं और खींचना चाहूँ। मैं आपको एक नई लिंक बना के भेजता हूँ ग्रुप पे, आप उसको ज्वाइन करें। ये बस अभी कुछ ही सेकंड में ख़त्म होने वाला है, 2 मिनट में ख़त्म होने वाला है, तो मैं आपको नई लिंक बना के भेजता हूँ। तो स्क्रीन और आवाज़ दोनों क्लियर होंगी।
तो इन आखिरी के 10 मिनट में 9:30 पर नमाज इशा है, तो उससे पहले पहले वाइंड अप करते हैं। हमने देखा सबसे पहले कि वेबसाइट्स कैसे बनाई जाती हैं, लैंग्वेज के ज़रिए, कंप्यूटर लैंग्वेज के ज़रिए। अब जिस लैंग्वेज हम काम कर रहे हैं वो काफ़ी हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज से मुराद हम CPU से बात नहीं कर रहे डायरेक्टली, हम ब्राउज़र को अपना कोड दे रहे हैं, ब्राउज़र हमारा कोड प्रोसेस करके स्क्रीन पे जो भी उसको समझ आ रहा है वैसे दिखा रहा है। अगर उसको कोई टैग समझ नहीं आता तो वो अजीब आउटपुट देता है, अगर सही समझ आता है तो वो सही आउटपुट देता है। फिर हमने देखा कि CSS भी एक लैंग्वेज होती है जो कि स्टाइलिंग के लिए इस्तेमाल होती है। हमने वो सीखी नहीं ना, हमने उसमें एक भी लाइन लिखा, जो कि हम इंशाल्लाह कल या परसों देखेंगे। उसके बाद फिर हमने देखा नेटवर्क्स क्या होता है। फिर कोई भी दो मशीन्स अगर आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, एक दूसरे को सिग्नल भेज रही हैं, तो वो एक नेटवर्क है। अगर एक से ज़्यादा मशीन सिग्नल भेज रही हैं एक दूसरे को तो भी वो नेटवर्क ही है। लेकिन अगर 2 या 3 या उससे ज़्यादा नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट हो जाएं, अगर वो मशीन वायर हैं तो वायर तो फिर आप कराची से लेके लंदन तक लेके जा सकते हो उस वायर को, वो तो कोई मसला नहीं है, पूरी दुनिया किसी कोने में जा। लेकिन अगर वायरलेस नेटवर्क है तो फिर उसकी कोई ना कोई रेंज होगी। नॉर्मल राउटर की रेंज 100 मीटर होती है। तो कोई भी दो नेटवर्क अगर आपस में कोई बात करेंगे, अगर ये जो मैंने कोड लिखा है अगर इस वेबसाइट को कोई खोलना चाहेगा, उसके लिए मुझे अपना लैपटॉप से इस वेबसाइट को होस्ट करना पड़ेगा, जिससे मेरा जो लैपटॉप है वो एक सर्वर की तरह काम करेगा जो इस वेबसाइट। और कोई भी अगर लिखेगा मेरी वेबसाइट का नाम, जो भी मैं इसका नाम रखूँगा, URL लिखेगा, तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। और ये कैसे होगा? एक इंटरनेट की मदद से, क्योंकि मैं किसी और नेटवर्क पे हूँ, वो उसके घर में कोई और नेटवर्क होगा, वो अपने घर का, उसके घर का नेटवर्क, उसके किसी पड़ोसी के नेटवर्क और उसके पड़ोसी का नेटवर्क, और सारे नेटवर्क आपस में कनेक्ट होकर आखिर में कहीं ना कहीं उसका नेटवर्क बहुत दूर घुमा फिरा कर मेरे नेटवर्क से कनेक्ट होगा, और ये एक इंटरनेट बन रहा होगा, और हम दोनों का डाटा इस तरह आपस में ट्रांसफ़र होगा। ये हमने देखा, ये था इंटरनेट के बहुत सारे नेटवर्क मिल गए, आपस में इंटरनेट बन गया। फिर हम देखा सर्वर जो होते हैं वो कुछ भी नहीं होते हैं, बस एक स्पेशल कंप्यूटर होता है। स्पेशल कंप्यूटर का मतलब सिर्फ ये इतना सही है कि उसकी स्पीड अच्छी होगी और मेमोरी ज़्यादा होगी। और फिर हमने HTML में थोड़ा बहुत कोड लिखा और देखा कि एट्रीब्यूट्स क्या होता है, सॉरी टैग्स क्या होता है। एट्रीब्यूट्स हमने अभी नहीं पढ़े, वो हम अभी अगर देखेंगे तो हमने पढ़े टैग्स क्या होता है। टैग्स क्या होता है? ब्रैकेट खोला, ब्रैकेट बंद किया, लेकिन उस ब्रैकेट में क्या बताता है कि जो कुछ भी हम लिख रहे हैं उसको स्क्रीन पे प्रिंट कैसे करना है। सिंपल ये हमारे पास HTML थी। अब एक और चीज़ देखते हैं, यहाँ पर जो मैंने कोड लिखा है ना, इसमें ये doctype HTML क्या है जो मैंने लिखा है। अब होता ही है कि ये कोड काम तो करेगा, ये जो मैंने कोड लिखा है ये काम कर रहा है, लेकिन ये कोड लिखने का स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। कोड लिखने का स्टैंडर्ड तरीका ये है कि जो चीज़ें मुझे हेड में दिखानी है, हेड का मतलब यहाँ से लेकर ब्राउज़र का जो ये वाला एरिया है, यहाँ से लेकर इस लाइन तक का, जो बुक मार्क्स वाली लाइन है, यहाँ तक जो कुछ भी नज़र आएगा वो सारा कहलाता है, वो सारा बनता है हेड के टैग में। और इसके नीचे से लेके जो पूरी स्क्रीन है यहाँ तक, इस स्क्रीन पे ब्राउज़र की जो स्क्रीन है उस पर जो कुछ भी नज़र आएगा, ये जो हेडिंग है, ये जो पैराग्राफ है, इसमें जो बटन बना रहा हूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो चीज़ें जो नज़र आएंगी वो किस में बनेंगी? बॉडी के टैग में। और ऐसा क्यों है? क्योंकि एक स्टैंडर्ड है कोड लिखने का। अब ऐसे यहाँ पर practice.html लिखा रहा है, अगर आपको याद हो practice.html मेरी फ़ाइल का नाम है। अब मैं नहीं चाहता मेरी फ़ाइल का नाम यहाँ लिखा है, किसी वेबसाइट में ऐसा नहीं होता। अगर मैं यहाँ google.com पर जा रहा हूँ तो यहाँ पर गूगल लिखा आ रहा है, ना कि google.html या homepage.html लिखा आ रहा है। तो ये मैं कैसे करूँगा? इसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ टाइटल का टैग।
जो टैग मैंने वहाँ खोला था वही टैग मैंने बंद कर दिया। बस उस टैग के एंड टैग में मैं स्लैश लगा दूंगा नाम से पहले, इतनी सी बात है। कंट्रोल एस से सेव किया, कंट्रोल आर से रिफ्रेश किया, और अब बजाय प्रैक्टिस और HTML के यहाँ पर प्रैक्टिस वेबसाइट लिखा रहा है, यानी मेरी वेबसाइट का नाम लिखा रहा है, जो भी मैं अपनी वेबसाइट का नाम लिखना चाहूँ। अगर मैं अपनी वेबसाइट का नाम रखना चाहूँ कराची यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर जब मैं कंट्रोल एस से सेव करूँगा और कंट्रोल आर से रिफ्रेश करूँगा तो कराची यूनिवर्सिटी लिखा आएगा। नोट पैड में सेव करूँगा, ब्राउज़र में रिफ्रेश करूँगा, तो जो भी मैं अपनी वेबसाइट का नाम रखना चाहता हूँ वो यहाँ नज़र आएगा। लेकिन अब होता क्या है, मैं यहाँ का कोड भी जो मुझे यहाँ शो कराना है उसका कोड भी मैं यहीं लिख रहा हूँ, और जो मुझे बॉडी में शो कराना है यहाँ पर ब्राउज़र की बॉडी में, वो भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन आगे चल के मुझे अपनी CSS का कोड जब लिखूँगा और CSS की फ़ाइलें जब जोड़ना शुरू करूँगा HTML में, और फिर मैं जावास्क्रिप्ट की फ़ाइलें भी जब अपनी HTML की फ़ाइल से कनेक्ट करना शुरू करूँगा, जोड़ने से मुराद कनेक्ट करना शुरू करूँगा, तो फिर एक यहाँ पर सिर्फ बहुत सारे टैग ना, बहुत सारी लाइनें सिर्फ वही चीज़ें ले जाएंगी। तो मैं चाहता हूँ मेरे हेड का टैग अलग हो जिसमें मैं अपनी जावास्क्रिप्ट और CSS लिखूँ, और मेरे बॉडी का टैग अलग हो जिसमें मैं सिर्फ अपनी HTML के टैग्स लिखूँ। तो उसके लिए मैंने नहीं, बहुत सारे प्रोग्रामर्स ने एक स्टैंडर्ड बना लिया। उन्होंने कहा कि भाई मैं एक बॉडी का टैग बनाऊँगा और उस बॉडी के टैग को ख़त्म करूँगा, और एक हेड के टैग बनाऊँगा। मैंने पहले ख़त्म कर दिया, फिर बना रहा हूँ। और इस तरह से चीज़ें लिखूँगा, इसको सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन ये बस एक स्टैंडर्ड तरीका है कोड लिखने का, ताकि मेरा हेड वाला कोड सिर्फ हेड में रहे और बॉडी वाला बॉडी में रहे। अब हेड में सिर्फ टाइटल नहीं है, आगे चल के हम देखेंगे अपने जो स्टाइल्स हैं, CSS है, वो भी हम हेड में लिखेंगे। तो फिर ताकि हमें पता हो कि हमने स्टाइल अलग लिखा है और HTML अलग लिखी है, इसलिए हमने अपने स्टाइल अलग लिखे हैं और CSS अलग लिखी है, HTML अलग लिखी है, इसलिए हम इसको स्टैंडर्डाइज करते हैं। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस ये एक स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का। मैं यहाँ पर स्पेस दे रहा हूँ थोड़ी सी, और यहाँ थोड़ी सी स्पेस दे रहा हूँ, और सेव कर रहा हूँ। इससे भी यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि सिर्फ उन चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा जो टैग के अंदर है। अब ये मैंने क्या किया, इसको हम कहते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या होती है? अभी मैंने विकीपीडिया से एक डेफिनेशन कॉपी पेस्ट कर दी। यहाँ लिखा हुआ है कि इंडेंटेशन स्टाइल इज़ अ कन्वेंशन गवर्निंग द इंडेंटेशन ब्लॉक्स। यार जो भी लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे मेरा कोड बढ़ता चला जाएगा, अगर मैं सब कुछ ऐसे ही लिख रहा हूँ और मेरी वेबसाइट बड़ी होती जा रही है, बहुत सारे बटन आ रहे हैं, तो अब मुझे पता नहीं चल पा रहा कि मेरी बॉडी कहाँ है और मेरी बॉडी का कंटेंट कहाँ है, हेड का कंटेंट कहाँ है, मुझे ढूंढना पड़ा है। ये रही मेरी बॉडी। तो उसके लिए मैं करता हूँ इंडेंट करता हूँ। इंडेंट से मुराद सफाई सुथराई से कोड लिखता हूँ। अब याद रहे, ये सारा कोड मैं एक लाइन में भी लिख सकता हूँ, ये सारा कोड मैं एक लाइन में लिख सकता हूँ। और मैं इसको सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने इसको अलग अलग लाइन में क्यों लिखा? रीडेबिलिटी की वजह से। रीडेबिलिटी के क्या मतलब? पढ़ने में आसान लगे ये कोड, इसलिए मैंने इसको अलग अलग लाइन में लिखा था। अब मैं इसको वापस इसी तरह लिख देता हूँ। और आपको पता है, इस अलग अलग लाइन में लिखने को भी इंडेंटेशन में ही आता है। जितने सफाई से कोड लिखा होगा उतनी ज़्यादा आपकी इंडेंटेशन अच्छी है। इंडेंटेशन का मतलब ये होता है कि आपने कितने सफाई से कोड लिखा हुआ है, आपके कोड के मुख्तलिफ टैग में फ़र्क कितने वाज़े नज़र आ रहा है। और उसके बाद आखिर में एक टैग है HTML का। HTML का टैग क्यों लगाते हैं? अब मैं इसको भी इंडेंट कर सकता हूँ कि ये दोनों किस में आ रहे हैं, ये लोग HTML के टैग के अंदर आ रहे हैं ना, तो मैं इसको इस पर देता हूँ। मुझे पता चले कि ये इस HTML के नीचे जो टैग लिखा हुआ है वो क्या है, HTML के अंदर आ रहा है। HTML में नेस्टेड है, नेस्टेड का मतलब उसके अंदर आ रहा है, तो वो HTML के अंदर आ रहा है हेड का टैग, तो इसलिए। और बॉडी का टैग दोनों, और दोनों की इंडेंटेशन लेवल सेम है, दोनों एक स्टेप अंदर है। HTML के अंदर है तो दोनों का सेम इंडेंटेशन लेवल है।
टाइटल जो है वो HTML के अंदर जाके हेड के अंदर जाके है, तो उसको मैंने थोड़ा और स्पेस दी है ताकि पता लगे कि ये HTML के अंदर नहीं है, ये HTML के अंदर हेड के अंदर टाइटल है। अब इस HTML के टैग का फ़ायदा क्या होता है, ये भी एक स्टैंडर्ड है लेकिन इसके और बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर मेरी लैंग्वेज फ्रेंच में, तो मैं ब्राउज़र को बता सकता हूँ कि मेरी लैंग्वेज फ्रेंच में है, इसको एक्सपेंड करके। अभी मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, ये मैं आपको कल की क्लास में समझाऊंगा। अब ब्राउज़र को पता लगेगा मेरी वेबसाइट इंग्लिश में है, फ्रेंच में नहीं है। और अगर मैं अरबी लिख देता हूँ, AR लिख देता हूँ और अब रिफ्रेश करूँगा, तो अब इसने मुझे फ़ौरन बोल दिया कि ट्रांसलेट पेज फ्रॉम अरबिक। हालांकि मेरी वेबसाइट इंग्लिश में है, लेकिन उसको क्या लग रहा है अरबिक में, क्योंकि ऐसा मैंने उसको बताया। अब इनको कहते हैं, अब ये टैग के अंदर जो मैंने चीज़ लिखी है ना, इसको एट्रीब्यूट कहते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, इसको हम कल पढ़ेंगे क्योंकि एट्रीब्यूट भी एक बड़ा टॉपिक है, इसको हम कल पढ़ेंगे। अभी के लिए कोड लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा तमीज़ से और थोड़ा स्टैंडर्ड कोड है, ये प्रोग्रामर ऐसे ही लिखते हैं। अगर तो ये हमारा पहला कोड है। अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा ना, अब ये नहीं बोल रहा अरबिक में, अब ये बोल रहा है कि इंग्लिश में। जो अब इसने अरबिक नहीं बोला ट्रांसलेट पेज फ्रॉम अरबिक, इसने डिटेक्टिव लैंग्वेज बोल दिया, जो कि इसने कोई डिटेक्ट ही नहीं करी है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। कल फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे एट्रीब्यूट। टाइटल हेड के अंदर ही लिखेंगे क्योंकि टाइटल जो है वो यहाँ पर आ रहा है। मैंने आपको बताया कि जो कुछ भी इस एरिया के अंदर हम लिख रहे हैं ना, कर रहे हैं, वो हेड के अंदर आएगा। अब हम स्टाइलिंग भी इसके अंदर क्यों करते हैं, ताकि हमारी वेबसाइट लोड होने से पहले ही स्टाइलिंग लोड हो जाए। ऐसा ना हो कि हमारी वेबसाइट पूरी लोड हो जाए और फिर हमारे सारे स्टाइल लोड हो रहे हों, तो फिर हमारी वेबसाइट पहले इस तरह की दिखेगी, फिर बाद में स्टाइल होगी, तो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो जो कुछ भी हमें यहाँ से लेकर टॉप वाली बार में शो कराना है, वो हम टाइटल में हेड में लिखेंगे। टाइटल इसलिए हेड में आया क्योंकि वो यहाँ इसके अंदर ही आता है, टैब पे आता है। और जो कुछ भी इस स्क्रीन पे शो कराना है, वाइट वाली स्क्रीन पे, उसको हम बॉडी में लिखेंगे। अगर आपके पास और कोई सवाल है।